अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हमारा जो लेक्चर है वो लेसन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर सारे समझ में आ गए होंगे और आप लोगों ने उसको लाइक भी कर दिया होगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो बेसिकली ये जो 13 लेसन है वो हम पढ़ेंगे पी.बी. शैले के बारे में। ठीक है, ये कौन थे और कौन नहीं थे इसके बारे में हम लोगों को जो है वो बताया जाएगा। तो जिस तरह से हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें। तो ये वीडियो में भी मैं आपको इसी तरह से बोलने वाली हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। पी.बी. शैले जो हैं वो उनकी बॉर्न होता है 1792 में और डेथ होती है 1822 में। होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट प्लेस। अब बेसिकली रोमांटिक एज के ये जो पोइट थे पी.बी. शैले वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्लेस रखते थे रोमांटिक पोइट्री में या रोमांटिक पोइट्स में। ठीक है, 19th सेंचुरी। अब ये बॉर्न होती हैं 4 अगस्त 1792 में। ठीक है, इनका सारा जो बायोग्राफी है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो आप लोगों ने देख लेने हैं, इनका राइटिंग स्टाइल क्या है वो आपने देख लेना है। उसके बाद आते हैं हम लोग अपनी पोएम के ऊपर, ओड टू द वेस्ट विंड। अब ये जो ओड टू द वेस्ट विंड है, अब ओड जो है वो बेसिकली अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को रीड करें तो हमने ओड और बड़ा जो है ना वो डिटेल में इन डेप्थ जाके हम लोगों ने पोइट्री को स्टडी किया था कि ओड किसको कहते हैं और पोइट्री किसको कहते हैं और पोइट्री की फॉर्म्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, सारी ईच एंड एवरीथिंग हम लोग उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ओड कहा जाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करना, उसको हम ओड कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पोएम में ओड टू द वेस्ट विंड एक पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, वेस्ट विंड। वेस्ट विंड के बारे में थ्रू आउट द पोएम बात की जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने कोई भी पोएम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेना है कि क्या जो राइटर है वो उसका ये रीजंस कौन कौन से रीजंस की वजह से वो ये पोएम लिख रहा है। तो जो राइटर है उसमें वो हमें क्या दिखा रहा है, सारे ऑटम के बारे में बता रहा है। ठीक है, वेस्ट विंड के बारे में हमें बता रहा है कि वेस्ट विंड का जो ऑटम सीज़न है यानी कि ठीक है उसको वाइल्ड कहा गया है। ठीक है, वाइल्ड क्यों कहा गया है कि उसमें से जो है ना वो हर चीज़ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, हर चीज़ जो है ना वो फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और बर्ड्स हमें जो है ना वो इधर उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो उसने उसको वाइल्ड कहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है पोइट कि इसने जो ये ऑटम सीज़न है या वेस्ट विंड है उसको कंपेयर किया है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ या फिर चेंज के साथ। ठीक है, कि जो वेस्ट विंड है बेसिकली जब वो चेंज होती है यानी कि ऑटम सीज़न जब चेंज होता है तो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, एक चेंज मिलता है। ठीक है, एक सीज़न से दूसरे सीज़न में हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। इसको जो है ना पोइट हाईलाइट करने की कोशिश करता है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसी तरह से पोइट जो है वो भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, चेंज चाहता है कि वो जो भी पेन है उसकी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स या डिफ़िकल्ट लाइफ है उसकी, तो वो चेंज हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए और उसको जो है वो एक हैप्पी लाइफ मिल सके। बेसिकली ये स्टोरी सारी लिखने का ये मकसद था कि ये कह लें कि ये मॉरल है कि आप जो पोइट है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या चेंज के लिए ये पोएम को लिख रहा है। अब ये जो पोएम है इसके 5 सेक्शंस हैं। ठीक है, इसके 5 स्टेंजाज हैं और 5 यानी कि सेक्शंस हुए। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम इसमें तर्ज़ा रिमा हम लोगों ने यूज़ किया, पोइट ने यूज़ किया हुआ है, एम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, तो वन बाय वन करके जो फर्स्ट स्टेंजा में जो बात हुई है, मैं हर किसी पोएम को लाइन बाय लाइन एनालिसिस नहीं कर रही हूँ या स्टेप बाय स्टेप करके समरी नहीं आपको बता रही, मैं जस्ट ओवरव्यू करके एक समरी बता रही हूँ कि पूरी पोएम में पोइट जो है वो क्या बात कर रहा है। तो स्टेंजा 1 में पोइट जो है वो वेस्ट विंड को पावरफुल फोर्स कह रहा है। पावरफुल फोर्स क्यों कह रहा है, मैंने आपको बताया कि वो वाइल्ड कह रहा है वेस्ट विंड को। ठीक है, वाइल्ड क्यों कह रहा है, पावरफुल क्यों कह रहा है, क्योंकि इस मौसम में, इस सीज़न में
पोइट कहता है कि न्यू सीड्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, ठीक है, न्यू सीड्स ग्रो होते हैं, फ्लावर्स ग्रो होते हैं और हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हर चीज़ जब न्यू होगी और हमें चेंजमेंट मिलेगी हर चीज़ में, तो उस वजह से पोइट ने यहाँ पे पावरफुल और वाइल्ड का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। सेकंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है कि विंड जो है, ये जो हवा है, वो अफेक्ट करती है क्रिएटिंग स्टॉर्म्स को और स्प्रेड करती है क्लाउड्स को, यानी कि जो बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं, हमें वेस्ट विंड की वजह से दिखाई देते हैं, और जो भी स्टॉर्म्स आते हैं, जो भी तूफ़ानी चीज़ें आती हैं, वो भी इसी मौसम की वजह से आती हैं। तो इस वजह से विंड जो है वो अफेक्ट करती है ऑटम सीज़न में। जिस तरह से आपको दो स्टैंजास में मैंने आपको ओवरऑल समरी बताई है कि बेसिकली पोइट कहना क्या चाह रहा है, तो हर सेक्शन में इसी तरह से आपको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ विंड मिल जाएंगे और इसके इफेक्ट्स मिल जाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू डिफरेंट जो है ना हर चीज़ को हाईलाइट करते हुए पोइट ने किस तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। एनीवेज, जो बात कर रहे थे हम लोग सेकंड स्टैंजा की कि किस तरह से जो स्टॉर्म्स हैं और क्लाउड्स हैं हमें देखने को मिलते हैं वेस्ट विंड की अफेक्ट की वजह से या उसकी पावर की वजह से, इस तरह से उसकी फोर्स होती है कि जिसकी वजह से हम जो है वो हर चीज़ को देख सकते हैं, न्यू सीड्स ग्रो हो रहे हैं और जो है ना वो पावरफुल चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, स्टॉर्म्स और क्लाउड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे क्या होता है कि जो सीज़ में वेव्स है, इवन के पोइट कहता है जो सीज़ में वेव्स आती हैं वो भी वेस्ट विंड की वजह से ही आती हैं, वो इतनी पावरफुल है। फोर्थ पे वो क्या कहता है, वो दिखाई देता है कि ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं हिज ऑन लाइफ, ठीक है, कि उसकी जो अपनी लाइफ थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये उसका एज अ मेटाफर वो इस पोएम को यूज़ कर रहा है, बेसिकली वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने चेंज के लिए इस पोएम को लिखता है। तो फोर्थ में वो हमें बता ही देता है कि ये सारी जो पोएम है वो लिखने का मकसद ये है, ये वो रिफ्लेक्शन इस चीज़ की है कि वो अपनी लाइफ को जो है ना वो शो कर रहा है, ठीक है, कि जिस तरह से वेस्ट विंड सब चीज़ों को चेंज कर रही है, ग्रो कर रही है सीड्स को, और जो सीज़ में वेव्स आ रही हैं और जो स्टॉर्म्स हम देखते हैं, क्लाउड हम देखते हैं, हर चीज़ का जो चेंज है वो चाह रहा है कि वो विश कर रहा है कि वो सारी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में भी आए, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो इससे पता चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो बहुत पेनफुल है, जिसकी वजह से इस चीज़ों को वो जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। और सेकेंडली वो क्या करना चाह रहा है, ओवरकम करना चाह रहा है अपनी स्ट्रगल्स को। फिफ्थ और लास्ट एंजा में वो हमें क्या कहता है पोइट कि स्पीकर जो है वो आस्क करता है, ठीक है, पूछता है विंड से कि जिस तरह से उसने लीव्स, सीड्स, सारी जो सीज़ हैं, वेव्स हैं, इन सारी चीज़ों को जिस तरह से उसने स्प्रेड किया है, उसको वो चाहता है, वो विश करता है कि जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसने पोएम लिखी है, जो उसके आइडियाज़ हैं या जो उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसको भी वो स्प्रेड कर दे, जिस तरह से उसने सीड्स को किया है, जिस तरह से उसने जो है ना हर चीज़ को रीन्यू किया है, वो चाहता है कि उसके वर्ड्स को भी या उसकी लाइफ को भी वो रीन्यू कर दे। तो वो एंड में अपनी विश को शो करता है वेस्ट विंड से कि वो सब कुछ कर सकती है, तो मेरी भी ये विश है कि वो उसे चेंज कर दे, ट्रांसफॉर्म कर दे। आई होप कि ये जो 5 स्टैंजास की पोएम थी, ये बहुत ही ईजी थी, क्योंकि इसमें जो है वो ऑड, जैसे मैंने आपको बताया, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी। वेस्ट विंड को यहाँ पे पावरफुल दिखाया है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना एज अ मेटाफर इसको यूज़ किया है कि पोइट जो है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, अपनी लाइफ को रीन्यू करना चाहता है, जिस तरह से वेस्ट विंड हर चीज़ को रीन्यू कर देती है, सीड्स और सीज़ में जो वेव्स होती हैं, इसी तरह से पोइट भी ये चाहता है कि उसकी लाइफ में भी हर चीज़ रीन्यू हो जाए। आई होप कि ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आपने कमेंट्री इसकी पढ़ लेनी है ताकि आपको और अच्छे से जो इसकी समरी है वो समझ में आ जाए, और जो पोइट क्या कहना चाहता है वो आपको समझ में आ जाए। इसकी एक्टिविटी आपने सॉल्व करनी है। नेक्स्ट पोएम की तरफ जाते हैं, टू द स्काई लार्क। अब टू द स्काई लार्क जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पोएम है, ठीक है, पी वी शैले की, और इसके 21 स्टैंजाज हैं। अब जिस तरह से 21 स्टैंजाज हैं, तो इसमें जो है वो लॉट ऑफ लाइंस होंगी, ठीक है। तो इसमें जो है इसका स्काईलार्क क्या है, जिस तरह से आपको हर किसी को अभी तक के माइंड में होगा स्काईलार्क होता क्या है। तो सबसे पहले स्काईलार्क सीखो कि स्काईलार्क क्या होता है। स्काईलार्क एक स्पैरो को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो इस पूरी पोएम में पोइट जो है वो हमें स्काईलार्क की तारीफ़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली ये जो टू द स्काईलार्क है वो भी एक तरह की ऑड ही है, क्योंकि हम लोग इसमें भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या आपकी है कि
इसमें वो हमें जो है ना वो प्रेज़ करता हुआ दिखाई देता है स्काईलार्क का, ठीक है। अब ये जो एक स्पैरो है वो हमेशा ही बड़ी ना हैप्पी सी रहती है, चहचहाती रहती है, और कभी इधर कभी उधर, और मतलब कि ना ब्यूटीफुल आवाज़ के साथ वो गुनगुनाती रहती है, जिसकी वजह से पोइट ने इस जो पोएम है इसमें हमें स्काईलार्क को कहता हुआ दिखाई देता है हैप्पी स्पिरिट। हैप्पी स्पिरिट क्यों कह रहा है? क्योंकि वो हमेशा चहचहा रही है। बेसिकली पोइट का ये मकसद है इस पोएम को लिखने का, जो भी हमारी हर्डल्स हैं, जो भी हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ में, हम स्काईलार्क से सीख के जो हम चीज़ भूल चुके हैं, खुश रहना या सुकून में रहना या पीसफुल रहना, हम लोग हर चीज़ को भूल चुके हैं। तो हमें स्काईलार्क से सीख के उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए और अपनी जो पेन्स हैं उनको ओवरकम करके अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, या अपनी चीज़ों को जो है ना वो शिफ्ट रीन्यू करके जो हैप्पी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है। तो हैप्पी स्पिरिट जो है वो स्काईलार्क को कहा गया है क्योंकि वो हमेशा जो है ना वो चहचहाती रहती है और हैप्पीली इधर से उधर मूव करती हुई हमें दिखाई देती है, ठीक है। और स्काईलार्क को वो क्या कह रहा है सेकंड पे कि तुम्हारा दिल जो है वो प्योर है। स्काईलार्क को कंपेयर कर रहा है प्योर हार्ट के साथ और हैप्पी स्पिरिट के साथ, ठीक है, कि तुम्हारा दिल प्योर है, तुम्हारे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पोइट क्या कहता है कि बर्ड को, स्काईलार्क को एज अ सिंबल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है पोएट प्योर जॉय के साथ, ठीक है, कि तुम्हारी जो बॉडी है, तुम जो हो वो प्योर हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई भी फॉल्स चीज़ नहीं है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है। जिस तरह से ह्यूमंस हैं उनके अंदर जो है ना वो फियर होता है, उनके अंदर जो है वो हेट होता है, ठीक है, कोई भी किसी पर्सन को वो देखते हैं तो वो जेलस होने लगते हैं, ठीक है, कोई भी इंसान को वो देखते हैं तो वो खुश होता हुआ नहीं देख सकते। तो इसी चीज़ के ऊपर बात की गई है कि ह्यूमंस की जिस तरह की नेचर होती है, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं कि वो एक दूसरे को हंसता हुआ नहीं देख सकते हैं, स्काईलार्क ऐसी नहीं है, वो प्योर है, वो प्योर जॉय है, वो प्योर हार्ट है उसका, ठीक है, और उसकी जो हैप्पीनेस है वो भी प्योर है, वो फेक नहीं है। तो थ्रू आउट द पोएम जो पी वी शैले है वो कंपेयर करता है स्काईलार्क को प्योर जॉय के साथ, ब्यूटीफुल थिंग्स के साथ, ठीक है, और एक्सप्रेस करता है अपनी विश जो होती है कि टू लर्न द बर्ड सीक्रेट टू हैप्पीनेस, कि आपको लर्न करना चाहिए कि किस तरह से जो बर्ड्स हैं किस तरह से वो हैप्पी रहते हैं और किस तरह से वो हर चीज़ को क्रिएटिविटी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो पोइट हमें दिखाता है इस पोएम में, सेलिब्रेट करता है नेचर को। बेसिकली इसमें नेचर को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस नेचर को हर इंसान भूल चुका है, कि किस तरह से बर्ड्स को हमने ब्यूटीफुली इंजॉय करना है, कि बर्ड्स भी इस लाइफ में जो है ना वो सर्वाइव करते हैं हमारे साथ, हमने उनको किस तरह से ब्यूटीफुली देखना है या उनको फील करना है। हम हर चीज़ को भूल गए हैं और अपनी एक दुनिया में इन्वॉल्व होकर रह गए हैं। तो इसी तरह से पोइट जो है वो हमें दोबारा से जो फॉरगेट चीज़ें हैं उनको भी रिमेंबर कराने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से नेचर जो है वो ब्यूटीफुल है, और नेचर में रहने वाली जो चीज़ें हैं, जो बर्ड्स हैं, वो भी कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। तो पोइट जो है वो इसमें सेलिब्रेट करता है नेचर को और इंस्पायरेशन को। इसमें क्या करता है, इट प्रोवाइड्स टू ह्यूमंस हेवन। अब इसमें क्या करता है कि पोइट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है कि ह्यूमंस, ठीक है, कि वो स्काईलार्क को कह रहा है कि तुम इतनी प्योर हो, तुम्हें देख कर या तुम्हारी वॉइस सुन के ऐसा लगता है कि जैसे तुम हेवन से आई हो। अब हेवन से आने का क्या मतलब हुआ कि हेवन में जो भी रहता है हम उसको प्योर समझते हैं, ठीक है, हम उसको जो है वो एक अच्छा पर्सन समझते हैं, हम उसके अंदर कोई यानी कि बुराई नहीं है। तो हर एक चीज़ को पोइट जो है ना वो स्काईलार्क की हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है ब्यूटीफुली, कोई भी नेगेटिव चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। स्काईलार्क की ब्यूटीफुल थिंग्स जितनी भी हैं स्काईलार्क में उसकी हाईलाइट किया गया। फर्स्ट पे उसने जो है ना पोइट ने स्काईलार्क को हैप्पी स्पिरिट के साथ कंपेयर किया, सेकंड पे उसने प्योर हार्ट के साथ, प्योर जॉय के साथ कंपेयर किया, थर्ड पे वो क्या कह रहा है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हेवन से आई हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेवन को भी डिस्क्राइब कर सकते हो कि हेवन से आने का क्या मतलब हुआ कि वो प्योर है, उसमें कोई भी फॉल्ट या उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। अब वो इस तरह से शाइन करती है इतनी ब्राइटली, इवन कि अगर डे लाइट भी है तो भी वो शाइन करती हुई ब्राइटली हमें नज़र आएगी। रात में तो वो शाइन करेगी ही करेगी, लेकिन डे लाइट में भी स्काईलार्क हमें शाइन करती हुई दिखाई देगी। दैट मीन्स कि वो इतनी हैप्पी है और हमें ऐसी चहचहाती हुई नज़र आती है कि वो हमें ब्यूटीफुल लग रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें पोइट जो है वो हमें अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा है कि नेचर में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, उसमें भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिससे
देखकर हम लोग जो है वो खुश हो सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। सेकेंडली हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हम इन स्काई लार्क या इस तरह के बर्ड्स जो बहुत हैप्पी रहते हैं, जो हैप्पी स्पिरिट होते हैं हमारे, हम उनसे देख कर हम उनसे कुछ सीख सकते हैं कि जिस तरह से उनकी लाइफ में हर्डल्स और पेन्स और होती हैं ये सब कुछ, तो हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी पेन है, उनको ओवरकम कर सकते हैं। अपनी जो स्ट्रगल्स हैं या अपनी जो विशेज़ हैं उसको हम लोग किस तरह से जो है ना वो ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग, पोइट क्या कहता है कि अगर हम लोग बजाय इसके कि हम जो पास्ट की टेंशन लें, जो हमारे पास्ट में हो चुका है हमारे साथ बुरा, या हमारे फ्यूचर की टेंशन लें कि फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, हम इन चीज़ों को जो है ना वो छोड़ के, इग्नोर करके, सारे पेनफुल जो चीज़ें थी हमारी लाइफ में उनको छोड़ के, प्राइड, हेट, फियर, जितनी भी जो क्वालिटीज़ होती हैं ह्यूमन क्वालिटीज़, जो नेगेटिव ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, उनको छोड़ के अगर हम जो है ना स्काई लार्क की तरह बिहेव करना शुरू करें, उसकी क्वालिटीज़ को अप्लाई करना शुरू करें अपने ऊपर, तो हम लोग एक अच्छी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम प्राइड, हेट, फियर, इन सारी चीज़ों को निकाल दें अपनी ज़िंदगी में से, तो हम लोग बर्ड्स की तरह जॉयफुल चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और इन्जॉय भी अपनी लाइफ को हैप्पीली कर सकते हैं, जिस तरह से स्काई लार्क करती है। तो आई होप कि ये स्काई लार्क वाली पोएम बहुत ईजी सी थी कि आपको इसमें स्काई लार्क से कंपेयर करते करते आप एंड में जाओगे और वहाँ पे आपने ह्यूमंस के साथ स्काई लार्क को कंपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है बस इसकी कमेंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट्री आप लोगों ने पढ़नी है लाजमी। हर पोइट की जो पोएम है उसकी कंसेप्ट लेने के बाद, उसकी समरी मेरे से सुनने के बाद आपने कमेंट्री ज़रूर पढ़नी है। वीडियो को स्टॉप करके या वहीं से आप लोगों ने कमेंट्री आप लोगों ने पढ़नी है और इसके क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 14 की तरफ। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन थे, वो आपकी बायोग्राफी यहाँ पे लिखी है। 7 मई 1812 को बॉर्न हुए, 12 दिसंबर 1888 को डेथ हुई। was an English poet and playwright whose mystery of dramatic verse, especially dramatic monologue। अब बेसिकली इन्होंने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के थ्रू हमें पोइम बताई है। ठीक है, पोइम ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में ही लिखते थे। विक्टोरियन एज के ये राइटर थे। ठीक है, और इंग्लिश पोइट थे, प्ले राइट थे। अब बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने याद करनी है। हिज यूज़ ऑफ आयरनी, अब ये अपनी राइटिंग में आयरनी यूज़ करते थे, या आप ये लिख सकते हो कि इनका राइटिंग स्टाइल आयरनी था। ठीक है, अब इसमें जो है वो मॉडर्निस्ट राइटर थे। ठीक है, आपने इनके मेजर वर्ड्स लिख लेने हैं। एनीवेज हम लोग पढ़ते हैं इनकी पोएम माई लास्ट डचेस। अब माई लास्ट डचेस जो है वो विक्टोरियन एज के ये पोइट हैं। सबसे पहले तो रॉबर्ट ब्राउनिंग। अब ये जो पोएम है वो 56 लाइन्स की पोएम है, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया है, जो पोइट ने डिवाइड किया है कपलेट में। ठीक है, 56 लाइन्स पोएम होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोएम है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपनी राइटिंग, अपनी जो वर्क्स हैं उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग को यूज़ करते थे, तो ये वाली जो पोएम है वो भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब ये वाली जो पोएम है माई लास्ट डचेस, इसमें बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी वाइफ की पेंटिंग को दिखाया है। ठीक है, अब बेसिकली उनकी वाइफ से उनका जो रिश्ता था या उनका जो कनेक्शन था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया था और फिर उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग के थ्रू जो है ना वो हमें एक्सप्रेस करने की चीज़ें कोशिश की हैं। अब पोएम में हमें क्या बताते हैं कि वाइफ की जो पेंटिंग है वो हमें दिखाते हैं, और उस पेंटिंग को जो उन्होंने नाम दिया है वो लास्ट डचेस है। क्वालिटीज़ बताते हैं वाइफ की। इसमें थीम कौन सा यूज़ हुआ है, सोशल स्टेटस का। वुमेन को जो है ना वो बहुत बुरा दिखाया गया है। ठीक है, और उनको जो है ना वो बैड क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर किया गया है वुमेन को। अब इसमें ड्यूक फेरेरा जो है वो एक स्पीकर है। ठीक है, जो ये पोएम लिख रहा है बेसिकली। अब इसमें जो पोएम है, इसमें सारे लोग जो आते हैं वो पेंटिंग को देखते हैं और अपनी अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उस पेंटिंग को देखकर वो सारे अब वहाँ पे जो है ना एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एक जो गेस्ट है वो आता है और पेंटिंग को देखता है, जिसको जो है ना वो बहुत सब लोगों को वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग पसंद आ रही होती है। ठीक है, अब पेंटिंग सबको पसंद आ रही होती है, लेकिन जो ये ड्यूक फरारा है, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, और वो सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, बैड क्वालिटीज़ जो होती हैं अपनी वाइफ की, वो बताना शुरू कर देते हैं उस गेस्ट को। ठीक है,
ड्यूक फरारा जो हैं वो उसे अब भी ये फ़ील होता है कि जैसे उस पेंटिंग के थ्रू मेरी जो वाइफ़ है वो अब भी ज़िंदा है। इतनी वो ब्यूटीफुल है, इतनी क्रिएटिविटी के साथ पेंटिंग बनाई गई है कि अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने खड़ी हो। पेंटर कौन है इसका? फ्रा पेंडोल्फ फ्रा पेंडोल्फ का नाम यहाँ पे यूज़ किया है पेंटर का, कि उसने इतनी ब्यूटीफुल हैंड्स और इतनी क्रिएटिविटी के साथ पेंटिंग को बनाया है कि वो रियल लगती है। वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि जैसे वो वाइफ़ जो है वो मेरे सामने हो। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि पोइट जो है वो सेकेंडली हमें क्या बताता है कि जो स्ट्रेंजर्स हैं, जब भी पेंटिंग को देखते हैं तो वो उनको देखते ही रहते हैं। उस पेंटिंग को इतनी पसंद की जाती है कि हर कोई उसे देखता ही रहता है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उसका जो कहते हैं ना कि आप पेंटिंग का जो कपड़ा होता है वो हटाते हो और पेंटिंग आप लोगों को दिखाते हो, तो वो जो पेंटिंग का कपड़ा होता है उसके ऊपर वो ड्यूक फरारा क्या करता है, उसको नीचे कर देता है। वो चाहता है कि मैं जब तक मैं चाहता हूँ उस पेंटिंग को तब तक लोग देखें और उसके बाद उसे ना देखें। बेसिकली इसमें पोइट जो है वो हमें ये भी बताना चाहता है कि पेंटर ने फेरा पेंडोल्फ जो है उसने ये पेंटिंग इतनी ब्यूटीफुल बनाई है, जबकि मेरी जो वाइफ़ थी वो इतनी ब्यूटीफुल या इतनी प्यारी नहीं थी। ठीक है, तो उसने हाईलाइट किया है बेसिकली कि मेरी वाइफ़ इतनी प्यारी नहीं थी। ब्यूटीफुल चीज़ें जितनी भी हैं इसके अंदर, इस पेंटिंग के अंदर, वो सारी पेंटर की वजह से ही इसमें आ सकी हैं। तो पोइट की इसमें जो रिवील करता है कि इसकी कंट्रोलिंग नेचर है और जेलस नेचर है, कि वो जेलस हो रहा है अपनी वाइफ से और कंट्रोल करना चाह रहा है अपनी वाइफ को। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जब मैं किसी को चाहता हूँ मैं तब तक ही इस चीज़ को दिखाता हूँ, एनीवेज मैं इसको जो है ना वो अदरवाइज़ मैं इसको नहीं दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो बताता है कि जो उसकी वाइफ़ थी वो उस पे स्पेशल अटेंशन नहीं देती थी, उससे सही तरह से बात नहीं करती थी, जिस वजह से मैंने क्या किया, मैंने उसको मार दिया। ठीक है, ताकि जो उसकी ये बिहेवियर है और जो स्माइल करती है वो फेक मुझे देखकर, वो ये सब ना कर सके और मैं इसको ख़त्म कर दूँ। जो उसका बिहेवियर है मैं उसको देख ना सकूँ, उसको ख़त्म कर दूँ। अब पोइट जो है वो इस पोइट्री के थ्रू, इस जो पोएम है उसके थ्रू हमें एंड में क्या बताना चाहता है कि मैं जो हूँ वो दूसरी शादी करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वाइफ़ है, सेकंड वाइफ़, उसमें ये क्वालिटीज़ या ये जो चीज़ें हैं जो मेरी पुरानी वाइफ़ में थी वो सब ना हो। तो बेसिकली पूरी पोएम में हमें जो है राइटर या पोइट हमें अपनी वाइफ़ की बुराइयां करता हुआ दिखाई देता है कि उसमें वो इतनी प्यारी नहीं थी। वो पोइट ने या पेंटर ने जो है वो उसे इतना प्यारा ब्यूटीफुली दिखाया है कि हर पर्सन उसे जब देखता था तो देखता ही रहता था, उसमें गुम होकर रह जाता था उस पेंटिंग में। ऐसा लगता था कि वो जैसे अभी भी ज़िंदा है और वो इतनी ब्यूटीफुल है, हालांकि वो ब्यूटीफुल नहीं थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो पोइट है उसकी कंट्रोलिंग नेचर है, उसकी जेलस नेचर है, कि वो अपनी वाइफ से खुश नहीं था। और एंड में आके वो हमें ये बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को उसके बुरे बिहेवियर की वजह से मार दिया, ताकि मैं उसके इस बिहेवियर को, जो उसकी हैप्पीनेस होती है, उसकी जो वो कभी भी मुझे स्पेशल अटेंशन नहीं देती, तो मैं उस चीज़ को ख़त्म कर दूं। और जो है ना एंड में ये भी रिवील होता है कि जो पोइट है वो दूसरी शादी करना चाहता है या कर रहा है, और वो चाहता है कि मेरी वाइफ में ये क्वालिटीज़ ना हो। ठीक है, तो ये पोएम जो है वो वाइफ से और हस्बैंड से रिलेटेड है। कमेंट्री पढ़ोगे आपको और क्लियर होगा। इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी एक्टिविटी है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। एनीवेज थर्ड पोएम है लव इन अ लाइफ। अब ये वाली जो है वो बहुत शॉर्ट सी और बहुत ही इजी सी पोएम है। ठीक है, आप देखो बिल्कुल शॉर्ट है, इसके 2 जो है ना वो सेक्शंस हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली जो लवर है अपनी लवर को ढूंढ रहा है, यानी कि एक बॉय है जो अपनी गर्ल लवर को ढूंढ रहा है, कभी वो इधर जा रहा है कभी वो इधर जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो हमें कनेक्शन शो कर रहा है कपल का। ठीक है, कि किस तरह से एक कपल है वो एक दूसरे के साथ किस तरह से क्लोज है, एक कनेक्शन को शो हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो हो रहा है, कि वो किस तरह से उसकी डेथ के बाद भी किस तरह से रूम टू रूम जाकर हमें उसको फाइंड करता हुआ दिखाई देता है, उसको ढूंढता हुआ, यानी कि वो उसकी मेमोरीज या उसकी जो ओल्ड चीज़ें हैं उनको ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है बेसिकली। तो इस पूरी पोएम में हमें यही दिखाया जाता है कि जो लवर है वो एक रूम में जाता है फिर दूसरे रूम में जाता है, कि पूरे घर में वो उस
अपनी लवर को यानी कि गर्ल है जो, उसको ढूंढ रहा है, ठीक है, कि कहीं से वो मिल जाए। ये एक शॉर्ट पोएम है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। इसके 2 सेक्शंस हैं। स्पीकर जो है वो सर्च कर रहा है फॉर हिज बिलवड थ्रू आउट दी हाउस। पूरे घर में वो अपनी बिलवड को ढूंढ रहा है, रूम टू रूम जाता है और होप कर रहा है कि कहीं से वो मिल जाए, ठीक है। जो इसकी सर्च करना है वो रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन को, ठीक है। तो इसका मेजर थीम भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही बन सकता है, ठीक है। तो सर्च क्या हुआ, रिप्रेजेंट हुआ कनेक्शन का, ठीक है, और इंटीमेसी का इन लाइफ। लव जो है वो इस कांस्टेंट है इवन इफ़ इट रिमेन जस्ट आउट ऑफ रीच, ठीक है। कि किस तरह से जो है ना, लव की वजह से एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उन दोनों का, वो उस लड़के को मजबूर कर रहा है कि वो उसे यहाँ से वहाँ ढूंढे। तो एनीवेज, ये बहुत शॉर्ट थी, इसकी कमेंट्री आप लोगों ने पढ़ लेनी है और इसकी एक्टिविटी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लेसन नंबर 15 की तरफ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट ब्राउनिंग अलग राइटर है और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अलग है, तो इसमें आपने कंफ्यूज या इधर उधर उनकी पोएम्स को नहीं करना है। लास्ट लेसन है हमारे इस जो कोर्स है उसका। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है बायोग्राफी आती है, ठीक है। 26 मार्च को बॉर्न हुए 1874 में और डेथ हुई थी 1963 में। अब ये जो हैं वो बेसिकली जो है वो मोस्ट पॉपुलर एंड फ्रिक्वेंटली कोटेड पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पॉपुलर थे और कोटेड पोइट थे। अब इनको पुलित्जर प्राइज़ भी मिला पोइट्री की वजह से, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी पोएम्स होती थी। अब इसकी जो पोएम्स हैं वो फर्स्ट पे आ जाती है, दी रॉड नॉट टेकन। रॉड नॉट टेकन, सबसे पहले इसका जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं, समरी ओवरव्यू कर लेते हैं कि जो पोएम है ये है बेसिकली लाइफ के बारे में। लाइफ की जो डिसीजंस होती हैं कि हमने कौन से डिसीजन को चूज़ करना है, कौन से वन वे को चूज़ करना है पूरी एक लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम लोगों ने जो है ना, जब हम लोग अपने इंटर कर लिया होता है हम लोगों ने, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफ़िकल्टी होती है कि हमने अपनी लास्ट जो स्टेज है, हमने मैट्रिक किया फिर हमने इंटर किया, जो लास्ट स्टेज है हमारी बैचलर्स, वो हम किस तरह से चूज़ करें। हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम आईटी करें, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम क्या चीज़ चूज़ करें। तो एक डिसीजन हम लोगों ने एक वे को चूज़ करना होता है और वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये वाली जो पोएम है वो बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हमारी लाइफ में एक डिसीजन होता है, एक वन वे होता है, एक ट्रुथ होता है और सेकंड वे जो होता है वो लाई होता है, ठीक है। जो ट्रुथ वे होता है, हम किस तरह से उस चीज़ को चूज़ करें। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दी कि हम किस तरह से अपना जो फ्यूचर है उसको किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि हम डॉक्टर बन के जो है वो इतना सक्सेसफुल फ्यूचर हो सकता है हमारा, या हम लिटरेचर को चूज़ करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस चीज़ को चूज़ करने के लिए, डिसीजंस को चूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है और बहुत जो है ना स्ट्रगल के बाद हम एक वे को चूज़ करते हैं। तो ये वाली पोएम जो है वो बेसिकली इसी सब से रिलेटेड है। पोइट जो है वो हमें एक वे को डिसाइड करता हुआ, एक चूज़ करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। एक ट्रुथ वे को चूज़ करना है बेसिकली उस पोइट ने। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऑटम सीज़न दिखाया जा रहा है, लीव्स जो हैं वो येलो हो चुके हैं। पोइट जो है वो वॉकिंग करता हुआ ऑटम सीज़न में जंगल में जाता है। जंगल में जाके क्या करता है, जंगल में जाके 2 रोड्स दिखाता है, या फिर पोइट जो है वो जंगल में जाके 2 रोड्स देखता है जो डिवाइड हो रही हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। एक फर्स्ट रोड है और एक सेकेंड रोड है, जो वो उसके लिए जो है ना वो कन्फ्यूजन बन गई है, ठीक है। तो वो किस रोड को चूज़ करे। अब वो जंगल में खड़ा है, वो राइट वे को चूज़ करे या लेफ़्ट वे को चूज़ करे, कौन सा डिसीजन करे, कौन सा एक वे चूज़ करे कि वो एक सही पाथ पर चला जाए, ठीक है। वो गलत वे को भी, लेफ़्ट वे को भी चूज़ नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा मेरे साथ, और राइट वे में भी उसे नहीं पता कि उसके साथ जाके आगे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत देर वो वहाँ पे उस जंगल में और उस रोड के दरमियान में खड़ा रहता है कि उसने कौन सी वे को जो है ना वो चूज़ करना है, और बहुत देर बाद जाकर वो जो है वो उस चीज़ को डिवाइड करता है, चूज़ करता है। तो बेसिकली इस पोएम का जो मेजर थीम है वो डिसीजन मेकिंग ही है, ठीक है। इसका जो मेजर थीम होगा वो डिसीजन मेकिंग होगा। अब इसमें जो है वो हमें क्या
फ़र्स्ट पे आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी प्रोफेशनल फील्ड की, ठीक है। उसके बाद आप मैरिज लाइफ की भी ले सकते हो कि किस तरह से आपने चूज़ करना होता है कि आपने 3 जो है ना प्रपोजल्स आपके पास पड़े हैं, या 2 हैं या 4 या 5 हैं, जितने मर्ज़ी हैं, और आपको एक प्रपोज़ल जो है वो चूज़ करना होता है। आपको नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तो आप बड़ी जो है ना देर लगाकर एक प्रपोज़ल को चूज़ करते हो, और बस जो है ना वो ठीक है, एनीवेज़ आप लोग उसको चूज़ करते हो। तो ये जो पोएम थी वो रॉबर्ट ने डेडिकेट की थी अपनी एक फ्रेंड को, एडवर्ड थॉमस को, ठीक है। और एक एज अ जोक, एज अ फ़नी वे में उसने इस पोएम को डेडिकेट किया था अपने फ्रेंड को। अब इसका जो राइमिंग स्कीम है वो ABAAB है, और इसमें जो है ना वो क्रिटिक कर रहा है, यानी कि क्रिटिसाइज़ कर रहा है अपने फ्रेंड को, ठीक है, एडवर्ड थॉमस को, कि कौन सा वे जो है उसको चूज़ करना चाहिए, या अगर कभी उसने जो है ना वो वे चूज़ किया होगा तो उस चीज़ को वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। एनीवे स्पीकर जो है, इसकी समरी मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो स्पीकर है वो क्या करता है, वॉक करता हुआ फॉरेस्ट में जाता है, वहाँ पे जो है ना देखता है कि ऑटम सीज़न में लीव्स जो हैं वो किस तरह से येलो हो गए हैं, ठीक है। और अब वो एक पॉइंट पे पहुंच गया है जहाँ पे 2 वेज हैं जो आपस में डाइवर्ज हो रहे हैं। अब वहाँ पे आके जो है ना वो ये चाह रहा है, ये सोच रहा है कि मैं एक वे को चूज़ करूँ, और मैं कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहता, किसी ये ना हो कि मैं राइट वे को चूज़ करूँ तो मुझे आगे जाके ना रिग्रेट हो कि मैंने क्यों ये राइट वे चूज़ किया। तो मैं एक अच्छा वे चूज़ करना चाहता हूँ ताकि मेरी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो सके। अब वो जो है वो अनएबल है कि वो किस तरह से जो है ना वो चूज़ करे एक रोड को। बहुत देर वो वहाँ उस रोड के दरमियान में खड़ा रहता है, और फिर जाके एक चीज़ को चूज़ करता है। अब वो क्या करता है, सॉरी, स्पीकर कांट सी वेरी फार, कि स्पीकर जो है वो जब रोड के दरमियान में खड़ा होता है ना, तो वो उस रोड को, जो लेफ़्ट राइट रोड्स जा रही हैं, वो उन रोड्स को बहुत दूर तक नहीं देख पाता, ठीक है, क्योंकि वो बहुत दूर तक जा रही होती हैं रोड्स, उनको वो नहीं देख पाता है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा घना है, ठीक है। और रोड जो है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इधर उधर कुछ भी नहीं है, और बहुत फार हमें दिखाई दे रही है। अब इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जज करने के बाद जो है ना वो चूज़ करता है फर्स्ट को, ठीक है। और क्या कहता है कि मैंने ये बेटर ऑप्शन चूज़ किया है, ठीक है, और उसको वो बेटर लग रहा होता है, ऑब्ज़र्व करता है, और एक जो वे होता है, एक जो फर्स्ट वे होता है, उसको वो चूज़ कर लेता है। अब कौन सा वे वो चूज़ करता है, वो वे चूज़ करता है जो ग्रेसी होते हैं, लुक्स लेस वॉर्न, ठीक है, कि वहाँ से ऐसा लगता है कि कोई भी, इफ़ समवन वॉक पास दिस रोड इट इज़ टर्न्ड ब्लैक बाय फुट, ठीक है, कि ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा होगा, ठीक है। लेस ट्रैवल्ड पाथ वो चूज़ करता है कि ऐसा लगता है वहाँ से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं गुजरा। और एंड में वो क्या करता है कि मैंने ये लेस ट्रैवल्ड जो रोड है वो चूज़ कर लिया है, लेकिन जब मैं कभी इस फॉरेस्ट में दोबारा आऊँगा तो मैं दूसरी वाली रोड जो है वो चूज़ करूँगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा रोड ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है जो राइट उसने वे चूज़ किया हो वो उसके लिए इतना अच्छा ना हो, या अच्छा हो, दूसरा भी उसके लिए अच्छा ना हो सकता है, ठीक है। तो वो एंड में यही चीज़ करता है कि मैं दोनों चीज़ों को जो है ना कंपेयर करूँगा जब कभी मैं इस फॉरेस्ट में आऊँगा। तो ये पूरी पोएम जो है वो इसी सब के सर्कुलेट करती है, इसी सब में, कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहा है पोइट, ठीक है, और क्रिटिसाइज़ कर रहा है अपने फ्रेंड को, एडवर्ड थॉमस को डेलिकेट भी कर रहा है, और एज अ फ़नी वे में उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसकी सेकंड पोएम की तरफ, बिर्चेस। बिर्चेस क्या है, 59 लाइंस पोएम है, इसमें 1 स्टैंजा है, और 1 स्टैंजा में ही इन 59 लाइंस को कवर किया गया है। नो राइमिंग स्कीम, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम को फॉलो नहीं किया गया। बिर्चेस जो है वो एक तरह का ट्री होता है जो मूवेबल होता है, उसको कहीं पे भी मूव किया जाए तो वो मूव हो जाता है, कहीं पे भी बेंड किया जाए बेंड हो जाता है। तो बेसिकली इसमें जो राइटर है वो हमें फ्रीडम को शो करता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से जो चाइल्डहुड होता है उसमें जॉय होती है, उसमें हैप्पीनेस होती है, फ्रीडम होती है, कहीं पे भी कोई भी मूव हो जाता है, कहीं पे भी बेंड हो जाता है, किस तरह से अपनी लाइफ को हर बच्चा एंजॉय कर रहा होता है, कोई भी पेन या हर्डल्स नहीं होती हैं लाइफ में। तो बेसिकली इसका जो थीम है वो फ्रीडम, चाइल्डहुड, इस्केपिज्म भी हो सकता है, कि वो अपनी हर्डल्स को से इस्केप करना चाहता है। स्पीकर जो है वो विश करता है कि वो भी इस ट्री पे क्लाइंब करे, और जिस तरह से जो चाइल्डहुड है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चाइल्डहुड में फ्रीडम होता है, कि इसमें पोएम में दिखाया जाएगा कि एक बच्चा है जो
कभी स्विंग कर रहा है, कभी उस ट्री पे क्लाइम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने बताया कि आपको जो birches ट्री होता है वो मूवेबल होता है, उसको कहीं पे भी शिफ्ट किया जाए वो मूव होने लग जाता है। तो इसमें जो पोइट है वो बच्चा जो होता है इस पोएम में, वो कभी उस पर बेंड होता है, उसको कभी बेंड करता है, उस पर कभी स्विंग ले रहा होता है, कभी जो है ना उसको क्लाइम कर रहा होता है। तो इसी तरह से जो पोइट है वो भी उस पर जो है ना वो फ्रीली होकर विश करता है कि मैं भी उस पर क्लाइम करूँ इस बर्चिस के ट्री पे, ताकि मेरी जो इस्केप कर सकूँ, मैं जो अपनी वरीज़ हैं, अपनी लाइफ की जो टेंशन्स हैं उनको ओवरकम कर सकूँ एंड रिटर्न रिफ्रेश्ड। और मैं जब उस लाइफ को इस्केप कर जाऊँ तो मैं रिफ़्रेश हो जाऊँ, यानी कि मैं रीन्यू हो जाऊँ, रिटर्न जब मैं वापस आऊँ इस चीज़ से तो मैं बिल्कुल रीन्यू होकर आऊँ। तो ये जो पोएम है वो लॉन्ग मेडिटेशन है। लॉन्ग मेडिटेशन कहा जाता है कि मुसलसल एक सोची जाने वाली चीज़। ठीक है, तो मेडिटेशन है ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ। कॉम्प्लेक्सिटीज़, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं लाइफ में उसकी मेडिटेशन है। और पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम इसमें हमें नज़र आता है कि चाइल्डहुड भी दिखाया जा रहा है, फिर हमें अडल्टहुड भी दिखाया जा रहा है, तो इसमें हमें पैसेजहुड का भी जो है वो थीम नज़र आ जाता है उसमें। उसके बाद क्या होता है कि जो पोए है वो मैंने आपको बताया कि स्विंग ले रहा है बिर्च के ट्री पे। ठीक है, जो आइस स्टॉर्म्स हैं वो पोइट कहता है कि रियल रीज़न है जिसकी वजह से बिर्चिस में जो है ना बिर्चिस बेंड होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमें रियलिटी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। रियलिटी और इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से आप फिक्स कर सकते हो, इसमें थीम एज अ यूज़ कर सकते हो कि जो बॉय है वो क्या कर रहा है कि स्विंग पे प्ले कर रहा है स्विंग, ये इमेजिनेशन है। ठीक है, कि पोइट उसको इमेजिन कर रहा है कि चाइल्डहुड में हर चीज़ कितनी फ्रीली हम लोग करते थे। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब अक्सर दरख्तों के पास से गुजरते हैं तो वो दरख्तों से लटक के जो है ना वो झूले ले रहे होते हैं। तो इसमें इस चीज़ में जो है ना पोइट इसी चीज़ को शो कर रहा है, किस तरह से बच्चे जो हैं वो किसी चीज़ का उनको डर नहीं होता, किसी चीज़ की उनको जो है ना वो पेनफुल उनके डेज़ नहीं होते, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल स्मूथ और हैप्पी होती है। जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं स्विंग, ये इमेजिनेशन है। और असल में जो इसकी रियलिटी क्या है कि बेसिकली पोइट जो है वो स्केप करना चाहता है, अपनी हार्श रियलिटी को जो है ना वो ओवरकम करना चाहता है, वो ये डिज़ायर कर रहा है। ठीक है, उसकी विश है ये। अब इसमें जो है वो बर्डन ऑफ अडल्ट लाइफ दिखाई जाएगी कि किस तरह से जो पोइट है उसकी लाइफ किस तरह से बर्डन में है, लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, स्पीकर जो है वो लॉन्गिंग करता है टू गेट अवे फ्रॉम इट एंड escape फ्रॉम स्ट्रगल, कि वो क्या चाहता है, लॉन्गिंग कर रहा है, यानी कि आरजू कर रहा है, विश कर रहा है कि मैं इस चीज़ से अडल्टहुड की जो पेन है उसको किस तरह से ओवरकम करूँ, इससे किस तरह से स्केप कर सकता हूँ, जो मैंने स्ट्रगल की है अपनी लाइफ में उसको किस तरह से मैं जो है ना वो ख़त्म कर सकता हूँ। तो इसमें एक्सप्रेस करता है अपनी डिज़ायर को कि मैं जब इस चीज़ को जो है ना जाऊँ उसके पास और मैं जब उस पे स्विंग को प्ले करूँ तो मैं रिटर्न किस तरह से होकर आऊँ, रिफ़्रेश होकर आऊँ, एक रीन्यू बॉडी लेकर आऊँ। ठीक है, और अपनी लाइफ को स्टार्ट से जो है ना वो स्टार्ट करता हुआ दिखाई दूँ। तो ये जो पोएम है इसमें हमें एक तो बॉय जो है वो स्विंग लेता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो है हमें आप कर सकते हो कि वो रियल और रियलिटी और इमेजिनेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो बॉय की स्विंग को। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि बॉय जो है वो क्लाइंब कर रहा है ट्री। ठीक है, और ये भी जो है ना ये चीज़ ये शो कर रही है कि आपकी जो यूथ स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, कोई भी जो यंग होगा पर्सन उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिट होगी हर चीज़ को करने की। क्लाइंब अगर वो करना चाहता है, अगर दरख्त पे जो है ना वो चढ़ना चाहता है तो वो बहुत ईजीली चढ़ जाएगा क्योंकि उसके पास स्पिरिट होगी। एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, हर्डल्स हैं, तो आप अपनी अडल्ट एज जिस तरह से शो हो रही है, आप उस एज में या उस टाइम पीरियड में आप कभी भी एक चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपके अंदर ज़ीरो स्पिरिट होगी। तो इस चीज़ की कंपेयर कर सकते हो आप बॉय की क्लाइंब ट्री के ऊपर यूथ स्पिरिट है। ठीक है, उसके बाद ये सिंबलिज्म इसमें राइटर ने यूज़ किया, पोइट ने यूज़ किया। ट्री जो है एबिलिटी है टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, कि ट्री जो है वो बेंड हो रहा है लेकिन वो टूट नहीं रहा है। दैट मीन्स कि चाइल्डहुड जो है वो बेंड हो रहा है। ठीक है, हर चीज़ को फ्रीली इंजॉय कर रहा है लेकिन वो ब्रेक यानी कि वो टूट नहीं रहा, किसी भी चीज़ से हर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हर चीज़ की जो ह्यूमंस हार्डशिप्स हैं उसको दिखाया जा रहा है पोइम में। ठीक है, और किस तरह से चाइल्डहुड के साथ अडल्टहुड को कंपेयर किया जा रहा है। कमेंट्री आप लोगों ने पढ़ लेनी है। आई होप कि ये वाली पोइम बहुत ईजी सी थी, आपको कंसेप्ट इसका समझ में आ गया होगा।
आई डोंट थिंक सो कि आपके पेपर में जो है वो एक स्टेंजा या एक लाइन आपको उठा के दे दी जाएगी और कहा जाएगा जी इस पूरी ये 2 लाइनों या 5 लाइनों को आप समरी बना कर लिखो, या इनको जो है ना वो एज इट इज़ कौन सी पोएम से उठा कर लाए हैं, या इसको जो है ना एज इट इज़ आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो लाइन बाय लाइन। आई डोंट थिंक सो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पेपर में BS लेवल पे आती हैं। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हैं उनमें भी आपको ऐसा कोई सवाल नहीं दिया गया, तो आप लोगों ने जो है ना जस्ट इसको लाइन बाय लाइन भी पढ़ो। मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ो, लाइन बाय लाइन भी पढ़ो ताकि आपको पता हो हर लाइन का मतलब क्या है। इतना ट्रिकी नहीं है, डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, ईज़ी ईज़ी वर्ड्स हैं। आप एक दफ़ा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस लाइन का क्या मतलब है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बताने का मतलब ये है कि आप अगर ये परेशान हो रहे हो कि पोइट्री जो है वो आपके पेपर में लाइन्स के थ्रू आएगी या लाइन बाय लाइन आपको समरी आएगी, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो है वो थीम पूछा जाएगा पोएम का, ठीक है, रिटोरिकल डिवाइसेस पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राइटर कहना क्या चाह रहा है इस पोएम में, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके थीम्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राइटर आपसे पूछ सकता है। एंड में इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं आपके पास। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कोर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।